सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 14 भारत में परिवहन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 13 तक डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का 10 वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में परिवहन चैप्टर 14 इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का लगभग 66.71 लाख किलोमीटर जो है वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि भारत का जो है लगभग 66.71 लाख किलोमीटर, 66.71 लाख किलोमीटर, ये है आपको वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार का जो सड़क नेटवर्क है। भारत का जो सड़क नेटवर्क है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें शामिल हैं। अब देखिए, पहला आता है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए, इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है भारत सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है और इनके नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। और इसका नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है नियंत्रण किया जाता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा। यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग जो है 2% है। ठीक है, यह जो है ये संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का कितना परसेंट है, तो 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग जो है 40% यातायात संपन्न कराती है। जो सड़क परिवहन का 40% यातायात क्या कराती है, संपन्न कराती है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देख लिए हम लोग कि राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या सब बोला गया है कि इसके निर्माण जो है, प्रबंध एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है और इनका नियंत्रण जो होता है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग का। और ये संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का जो है 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग जो है 40% यातायात संपन्न कराती है राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है आपको NH44। ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH44। इस हाईवे का पुराना नाम जो है वो NH7 था। इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था NH7। और यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, तो इस हाईवे का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था NH7 और यह राजमार्ग भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण छोर तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर और यह राजमार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है और यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड कहा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 और 2 पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को। सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। पुराना नाम क्या था, तो NH7 था और यह भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण छोर तक जाता है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 3745 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और यह राजमार्ग श्रीनगर से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तक गया था। और ये सभी जो है राज्य ये क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, और
पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 जो है इसको सम्मिलित रूप से कहा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है जीरो माइल स्टोन। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। तो जीरो माइल स्टोन जो है ये ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था जीरो माइल स्टोन? तो ये ब्रिटिश द्वारा, किसके द्वारा? तो ब्रिटिश द्वारा जो है जीरो माइल स्टोन स्थापित किया गया था। और पूछेगा कि कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। जीरो माइल स्टोन नागपुर में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। जिसका प्रयोग क्या किस चीज़ में किया जाता है? तो जिसका प्रयोग जो है सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। जीरो माइल स्टोन का प्रयोग जो है वो आपको सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। आगे देखिए, आगे है भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखिए पहला है, आप लोग पहले देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए NH44 भारत के कह रहा है कि 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो उसमें सबसे लंबा जो है वो कौन सा है? तो NH44। इसके लंबाई भी हम लोग पढ़े थे 3745 किलोमीटर। उसके बाद 3745 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी का पुराना नाम क्या था? NH7। आगे देखिए आगे है NH27। आगे है NH27 और इसकी जो लंबाई है वो है आपको 3507 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पोरबंदर से सिलचर तक है। NH27 जो है ये है आपको पोरबंदर से सिलचर तक। आगे है NH48 इसकी जो लंबाई है वो है 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH48 की। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली से चेन्नई तक है। ये भी पूछता है, याद रखिएगा। NH48 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक। उसके बाद है NH52 इसकी जो लंबाई है वो 2317 किलोमीटर या 2317 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है NH52? तो ये है संगरूर से अंकोला है। आगे देखिए NH30 इसकी जो लंबाई है वो आपको 2040 किलोमीटर 2040 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है NH30? तो ये हो जाएगा आपको सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक है ये NH30। आगे है NH6 है। ये आपको इसकी जो लंबाई है वो 1873 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपको जोरावट से सीलिंग तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो जोरावट से सीलिंग तक है ये NH6। और इसकी लंबाई 1873 किलोमीटर और जोरावट से सीलिंग तक है ये। आगे देखिए NH53 इसकी जो लंबाई है वो है 1781 किलोमीटर 1781 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो हजीरा से पारादीप तक है। ये जो है आपको NH53 ये हजीरा से पारादीप तक है। आगे देखिए पारादीप। आगे देखिए आगे है NH16 इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगा आपको 1711 किलोमीटर 1711 किलोमीटर लंबाई है NH16 की। और ये पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक है। कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक। आगे है NH66 इसकी जो लंबाई है वो है 1622 किलोमीटर 1622 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है पनवेल से कन्याकुमारी। आगे है NH19 इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगा आपको 1435 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से कोलकाता तक है। इसमें याद रखिएगा मुख्य रूप से जो पूछा जाता है एग्जाम में मुख्यतः क्वेश्चन वो पूछा जाता है NH44 जिसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उसके बाद पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है NH27 इसकी जो लंबाई है वो 3507 किलोमीटर। और ये जो है आपको पोरबंदर से सिलचर तक है। आगे है NH48 ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। NH48 दिल्ली से चेन्नई, याद रखिएगा दिल्ली से चेन्नई NH48 2807 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे NH44 पुराना NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। और यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। ठीक है, NH44 पुराना NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। और यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए
उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। तो NH-44 पुराना NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है और यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है और यह जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीकुंड के बीच जो है वो आपको जवाहर सुरंग स्थित है। आगे देखिए जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश का सबसे लंबी सुरंग है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कभी कभी ये पूछ देता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, तो पूछ देगा कि कितने किलोमीटर लंबी है चेनानी नासरी सुरंग, तो 9.2 किलोमीटर लंबी है चेनानी नासरी सुरंग। वो देश की सबसे लंबी सुरंग है, देश की सबसे लंबी सुरंग भी है चेनानी नासरी सुरंग और यह एशिया की सबसे लंबे द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है और यह जो सुरंग है यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है और यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। यह सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। ये जो आपको यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए कि इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय जो है वो 2 घंटे तक क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है भारत का सबसे लंबा केबल सेतु। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। भारत का जो सबसे लंबा केबल सेतु है वो गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। कह रहा है कि भारत का जो सबसे लंबा केबल सेतु है वो गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। आगे है भारत का सबसे छोटा NH-118 एंड NH-548 लंबाई जो है वो 5 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे छोटा जो है देखिए NH-118 एंड NH-548 लंबाई है इसका 5 किलोमीटर। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। यह कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। आगे देखिए पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है ये आपको राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। कौन सा राजमार्ग? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है ये आपको राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का जो क्रम है वो हो जाएगा आपको पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाखियाली। आगे देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसको भी ये भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देखिए इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। हो सकता है पूछ दे कि बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने महानगरों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 4 महानगर को। तो किसको किसको जोड़ा गया है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 7522, इसकी कुल लंबाई जो है 7522 स्रोत भारत 2015 के अनुसार जो है 7522 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है, तो झांसी में मिलती है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पूछेगा कि बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है झांसी में ही। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से सुनिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है आपको झांसी में मिलती है। आगे देखिए भारतमाला परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना, देखिए इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। फिर से देखिए कि भारतमाला परियोजना की जो घोषणा हुआ था, इस परियोजना की घोषणा जो आपको सड़क व राजमार्ग मंत्री था नितिन गडकरी के द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया। इस घोषणा भारतमाला परियोजना की, और भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी है। और भारत सरकार जो है 2017 में ही 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना की मंजूरी दी, जिसमें शेष 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शामिल है, जिसमें 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है। सितंबर 2023 में इस योजना के तहत अनुमोदित और सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 26,671 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 14,376 किलोमीटर है। और भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे है भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को, भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर घंटा कर देगी। भारतमाला परियोजना जो है, भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर जो है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग चेनानी नासिक सुरंग, जो एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है। 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण है जो भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। फिर से देखिए, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग चेनानी नासिक सुरंग, जो एशिया की सबसे लंबी द्विसदनात्मक सड़क सुरंग है। 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण है जो भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। याद रखिएगा, चेनानी नासिक सुरंग जो क्या है, एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सेतु भारतम। ध्यान से देखिए, सेतु भारतम। तो देखिए, सेतु भारतम इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर जो है ROB बनाने की है। सेतु भारतम इस योजना के तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB बनाने की है। आगे है चारधाम महामार्ग विकास परियोजना। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। ठीक है, फिर से देखिए कि चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए है। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, और इसके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। आगे है, इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। यानी कि इसके तहत जो है 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। आगे है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से
सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया। फिर से देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया है। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। आगे देखिए, आगे क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम तीन सबसे अधिक लंबाई वाले जो राज्य है वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान। यह है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य, पहला पे महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान। अब देखिए दूसरा राज्य राजमार्ग आता है, दूसरा राज्य राजमार्ग। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। राज्य राजमार्ग की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो होती है राज्य सरकार की। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान जो है वो आपको, उसमें भी महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। राज्यों में देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था, और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में भी प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का है। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा केरल। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। आगे देखिए, सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है? बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है सरकार ने। आगे हम माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। देखिए, माल परिवहन का कितना परसेंट? तो 65%, और यात्री परिवहन का 80% जो है वो सड़कों से ही होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो 500 की आबादी वाले सभी गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। 500 की आबादी वाले सभी गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। आगे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है तो पूछेगा तो बताइएगा कि लेह श्रीनगर मार्ग जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, लेह श्रीनगर मार्ग, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH 1D घोषित किया गया था। फिर से देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है और इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH 1D घोषित किया गया। अब है भारत का सड़क जाल 2024 के अनुसार। भारत 2024 के अनुसार भारत का सड़क जाल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो पहला है सड़क वर्ग, फिर है लंबाई किलोमीटर और कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत है यहाँ पे। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1,46,145 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 1,46,145 किलोमीटर और कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपको 2% हो जाएगा। आगे है राज्यों के राजमार्ग। पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्यों के राजमार्ग। तो इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 1,79,535 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई, राज्यों के राजमार्ग की लंबाई जो है 1,79,535 किलोमीटर और कुल सड़क लंबाई का जो प्रतिशत है राज्यों के राजमार्ग की वो है 3%। आगे देखिए, आगे है अन्य सड़कें जो है ये हो जाएगा आपको 59,02,539 किलोमीटर इसकी लंबाई है अन्य सड़कें की, और प्रतिशत पूछेगा तो 95% है और
कुल है 63,45,403, 100% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सही है, भारत जो है अपना देश भारत ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको भारत। नोट में देखिए क्या दिया है, तो विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। कह रहा है कि विश्व के देशों में जापान जो है, जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा कि विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। सड़क घनत्व कहाँ सबसे अधिक है? जापान में। यहाँ पे प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। आगे देखिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन ये सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। और सीमा सड़क संगठन BRO कहा जाता है इसको, BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ये आपको 1960 ईस्वी में हुई थी। देखिए ये आपको दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2246 वाले में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था कि बताइए BRO का स्थापना कब हुआ था। उल्टा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2246 दरोगा में कि बताइए BRO का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण व 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। सीमा सड़क संगठन। आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए नोट में दिया हुआ है, नोट पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए नोट में दिया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमिंगला पास में दुनिया के सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। भारत जो है वो पूर्वी लद्दाख के उमिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यह उत्तुंगसू ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। आगे देखिए, आगे है मैत्री सेतु। तो देखिए क्या है, यह फैनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैत्री सेतु कह रहा है कि यह फैनी नदी पर बना है। ये भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, मैत्री सेतु जो है किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपको मैत्री सेतु बना है फैनी नदी पर बना है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है, जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। और इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेल परिवहन। तो ध्यान से देखिए, रेल परिवहन भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। फिर से देखिए, भारतीय रेल जो है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है और भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। ठीक है, पहले 3 स्थान पर क्रमशः USA, चीन और रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। फिर से देखिए
कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर कौन कौन है? तो यूएसए पहले पर, दूसरा पे चीन, तीसरा पे रूस। और भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता है। आगे है नोट में, बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। तो बड़ी लाइन की बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो ये देखिए 1.676 मीटर होती है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन, बड़ी लाइन। ठीक है, तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.676 मीटर। वही मीटर गेज की अगर पूछे तो वो होता है 1 मीटर। वहीं पे नैरो गेज की बात हो तो 0.610 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। कितना है? जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत पहले पूछेगा कब हुआ था? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखिए, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 1830 में जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। आगे देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। इसको भी नोट करिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आगे, रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर समान राजस्व से अलग किया गया। रेल वित्त को 1924-25 के बाद क्या किया गया? तो एटवर्थ कमेटी के सिफारिश पर समान राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। तो बताइए भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में हुआ। और 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। 2017 में क्या हुआ कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। आगे, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी जो है वो रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है? तो रेलवे को 18 मंडल में, पहले कितना था? 9 था। और डिवीजन कितना है? तो 73 डिवीजनों में बांटा गया है। और प्रत्येक मंडल का प्रधान जो होता है वो होता है महाप्रबंधक होता है। क्या होता है? प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। तो वो हो जाएगा आपको विवेक एक्सप्रेस, नवंबर 2011 से। ठीक है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी अगर पूछेगा तो विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इस दौरान वह 4,286 किलोमीटर
दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। विवेक एक्सप्रेस से पहले जो था वो हिमसागर एक्सप्रेस था जो कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी विवेक एक्सप्रेस से पहले। लेकिन अभी जो है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी पूछेगा तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है वो वंदे भारत है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको वंदे भारत। यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है। यह जो है लोकोमोटिव लेस ट्रेन है जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वंदे भारत की जो अधिकतम गति है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया जा रहा है। अभी इसका जो अधिकतम गति है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चलाया जा रहा है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसे चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। ठीक है, तो कौन से रूट में? तो देखिए नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। कहाँ से? तो नई दिल्ली से भोपाल। आगे देखते हैं नोट में क्या है, तो देख लीजिए। डायमंड क्रॉसिंग वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा इसको, हो सकता है पूछे कि बताइए डायमंड क्रॉसिंग किसे कहा जाता है। तो वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे क्या कहा जाता है? डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियां क्रॉस होती है। यहाँ पे एक ही जगह पे रेल की 4 पटरियां क्रॉस होती है। इस वजह से यहाँ पर डायमंड का आकार बनता है। इसीलिए इस क्रॉसिंग का नाम जो है वो डायमंड क्रॉसिंग पड़ा। इसीलिए इस क्रॉसिंग का नाम डायमंड क्रॉसिंग पड़ा। भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है। भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ पे है ये जगह? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला है उत्तर मध्य रेलवे। ये भी देखिए इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मालेगांव। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। आगे है उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। आगे है पूर्वी तट रेलवे, इसका मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर। और आगे है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा चर्च गेट मुंबई। तो चलिए फिर से देखिए इसको, फिर से याद करिए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय तो मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो हुबली। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। फिर से याद करिए, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे पूछेगा तो मालेगांव। दक्षिण पूर्व रेलवे पूछेगा तो कोलकाता। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। अब इधर देखते हैं, इधर है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा?
हाजीपुर। आगे है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर। आगे है उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर। आगे है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय होगा बिलासपुर। ठीक है। आगे है कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा विशाखापट्टनम। फिर से देखिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, रेल मंत्री जब पीयूष गोयल थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई। तो किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे की 3 डिवीजन, इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे की 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आगे है जापान की MC मैगलेव ट्रेन, जापान की MC मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। जापान की जो MC मैगलेव ट्रेन है, ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया। अगर पूछ ले एग्जाम में कि बताइए दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, तो वो हो जाएगा जापान की MC मैगलेव ट्रेन, जिसकी रफ्तार जो है 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। नोट में देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। ये भी पूछता है क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। आगे देखिए, भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई जो है 68,103 किलोमीटर, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल मार्ग है। आगे समूची रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। फिर से देखिए, समूची रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। चलिए आगे देखिए, मार्च 2022 तक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का जो है वो 80.20% है। फिर से देखिए, मार्च 2022 तक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का कितना परसेंट है? तो 80.20% है। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। नोट कर लीजिए, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन, याद रखिएगा, ये भी NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 1925 में चली थी। आगे बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी जो है वो डेक्कन क्वीन थी।
बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। जो आपको मुंबई एवं पुणे के मध्य चली थी कब? तो 1 जून 1930 को। आगे देखिए, कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो है ये आपको फेरी क्वीन। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। आगे 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है ये वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाव बाड़मेर खोखड़ा पार सिंध के मध्य चलती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको समझौता एक्सप्रेस। या ऐसे पूछता है कि समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलता है? तो ये चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, ये लाहौर और अटारी के मध्य चलता है। बाकी थार एक्सप्रेस है, ये थार एक्सप्रेस मुनाबाव बाड़मेर खोखड़ा पार सिंध के मध्य चलती है थार एक्सप्रेस। तो ये याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन। आगे है 14 अप्रैल 2008। ठीक है, 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस जो है ये चितपुर ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। तो अगर पूछेगा कि बताइए रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो ये 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई थी। आगे है कोंकण रेलवे। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ था। इस रेल मार्ग पर पहली बार जो रेल परिचालन हुआ था वो 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ था। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। आगे देखते हैं, आगे है एनसीईआरटी 12 भारत लोक अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार, एक सेकेंड देख लीजिए, एनसीईआरटी 12 भारत लोक और अर्थव्यवस्था पेज नंबर भी दिया है 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वहाँ पे 760 किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे कितना है 741 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 741 किलोमीटर है और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, और यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई जो है वो 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। चलिए आगे पढ़ते हैं कोलकाता मेट्रो रेल। कोलकाता मेट्रो रेल देखिए 1972 ईस्वी में बनी यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल जो है ये 1972 ईस्वी में बनी थी यह योजना, लेकिन 1975 ईस्वी से में यह अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी को हुई थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ जो है वो कोलकाता में किया था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर मेट्रो टनल का प्रारंभ कहाँ पे किया? तो कोलकाता में। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को। आगे है दिल्ली मेट्रो रेल। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। दिल्ली मेट्रो रेल जो है ये आपको जापान और कोरिया कंपनियों की सहयोग से बनाई गई है दिल्ली मेट्रो रेल। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा
25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। आगे है बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। बेंगलुरु मेट्रो रेल जो है ये 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। इसका जो है ढांचागत सुविधाओं का विकास किसके सहयोग से किया गया है? तो ये जापान के सहयोग से किया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मुंबई मेट्रो रेल। मुंबई मेट्रो रेल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, इसकी शुरुआत 8 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। मुंबई मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई थी वो 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 8 जून 2014 ईस्वी को। उसके बाद है मुंबई में मोनो रेल। इसके बारे में पढ़िए, मुंबई में मोनो रेल। स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है। तो स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम कहाँ पे संचालित की गई है? तो ये सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है, जहां इसका शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर जो है वो सबसे लंबा है और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। तो ये जान लीजिए मुंबई में मोनो रेल के बारे में फिर से कि स्वतंत्र भारत में मोनो रेल जो है सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 2014 में। संपूर्ण परियोजना जो है 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली क्या है? मोनोरेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल जो है कॉरिडोर सबसे लंबा है और 16.9 किलोमीटर टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। तो आगे देखिए, आगे है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत जो है विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो गई है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल सेवा की शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है और चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। आगे विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है, विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। तो विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। शुरुआत हुई थी 10 मई 1963 को और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, यह क्या है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है और इसकी लंबाई जो है वो 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो जो है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। याद रखिएगा कि चीन की संघाई मेट्रो जो है वो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है और इसकी कुल लंबाई जो है 434 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी, भोपाल में स्थित है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन में, वाराणसी में, भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण जो है स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? तो स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जा रहा है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आत्मनिर्भर भारत की भावना से
कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को जो है राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। नोट में देखिए क्या है कि भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय जो है ये बड़ौदा गुजरात में है। आगे है अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस, नाम है शान ए पंजाब एक्सप्रेस, सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। आगे नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। ठीक है, कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी पूछेगा तो शान ए पंजाब एक्सप्रेस, वही पूछेगा कि वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी, ये हो जाएगा नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, आगे है गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। ठीक है, फिर से देखिए, गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोच वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई 27 फरवरी 2017 को। आगे है अगरतला अखोड़ा रेलमार्ग। देखिए, अगरतला अखोड़ा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच रेलमार्ग की दूरी जो है वो 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग जो है वो बांग्लादेश में है। ध्यान रखिएगा कि अगरतला अखोड़ा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की जो रेलमार्ग की दूरी है वो कितनी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। और इस अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग जो है वो बांग्लादेश में है। आगे है यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन, दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम है इसका ब्लू माउंटेन ट्रेन, चौथा है कालका शिमला रेलवे उपनाम है इसका यही टॉय ट्रेन। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा कब अपनाया गया प्रथम रेल गीत? तो 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत कौन सा है? तो हमें प्यार है भारतीय रेल से को अपनाया गया है। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है। इस गीत को किसने लिखा है? 3 मिनट का है सत्य प्रकाश ने, और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। आगे है अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। कब? तो अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग, याद रखिए, लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। आगे है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बेराबी है, वर्ष 2023 तक। मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये कथन था महात्मा गांधी जी का कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन था गांधी जी का। चलिए आगे क्या है? आगे है वायु परिवहन। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है वो 1911 ईस्वी में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 ईस्वी में, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन
किया गया था। ठीक है, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1933 में। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। पहला भारतीय विमान निगम, दूसरा एयर इंडिया। याद रखिएगा कि 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। पहला भारतीय विमान निगम, दूसरा एयर इंडिया। अब यहाँ पे एयर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। निगमित कार्यालय पूछेगा एयर इंडिया का तो वो हो जाएगा आपको मुंबई। निगमित कार्यालय है एयर इंडिया का मुंबई। और शुभंकर हो जाएगा एयर इंडिया का महाराजा। शुभंकर हो जाएगा एयर इंडिया का महाराजा। और प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। आगे पढ़ते हैं। आगे है भारतीय विमान निगम। भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान की सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, भारतीय विमान निगम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों में अतिरिक्त समीपवर्ती देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। आगे है एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। और एयर इंडिया जो है ये विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। आगे है 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। हवाई अड्डा से भी एक दो को पूछ देता है कभी कभी एगो। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। दूसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये मुंबई हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में। आगे है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। आगे है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो लखनऊ में। आगे है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है आपको अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है तिरुवनंतपुरम में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कोझिकोड में है। फिर से एक बार रिवीजन करिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है श्रीनगर में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में।
आगे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में। आगे है केम्पगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो केम्पगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। आगे है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो मंगलुरु में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है इंदौर में। आगे है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको जयपुर में। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, फिर से देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मंगलुरु में। केम्पगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। और दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। आगे देखते हैं आगे क्या है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देखिए फिर से देखते हैं एक सेकेंड। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सिलीगुड़ी में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सिलीगुड़ी में। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सूरत में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भुवनेश्वर में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भुवनेश्वर में। और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कन्नूर में। आगे देखिए मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है मदुरई में। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मदुरई में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गया में। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मोपा गोवा में है। आगे है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगे है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है इम्फाल में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इम्फाल में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है। आगे देखिए पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कौन सा? देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, एक सेकेंड, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ अन्य प्रमुख हवाई अड्डा भी है, जैसे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है रांची में। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा है चंडीगढ़ में। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़ में। तीसरा है महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य हवाई अड्डा, तो ये है आपको अगरतला में। महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य हवाई अड्डा अगरतला में। चौथा है महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है हिसार हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस क्या हो गया? विलय हो गया। और यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई है। और कंपनी का ब्रांड नाम जो है वो है एयर इंडिया। कंपनी का ब्रांड नाम है एयर इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नोट में कि वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास है। वर्तमान में एयर इंडिया का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? टाटा के पास है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिकृत की थी। 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का
प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इनकी पुष्टि की। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई। तो कितने करोड़ में खरीदा था? तो 18,000 करोड़ रुपये में टाटा ने खरीदा था एयर इंडिया को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड पढ़ते हैं क्या सब है। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी। पवन हंस लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड स्थापना 1985। इसके स्थापना का उद्देश्य जो था वो तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में। पवन हंस लिमिटेड का जो पंजीकृत कार्यालय है वो आपको नई दिल्ली में, और यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। ठीक है, यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। आगे देखते हैं, पवन हंस हर वर्ष मई जून, पवन हंस जो है हर वर्ष मई जून एवं सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवन हंस हर वर्ष मई जून एवं सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं क्या कराती है? उपलब्ध कराती है पवन हंस लिमिटेड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों की उड़ान एवं ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों की उड़ान एवं ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली उत्तर प्रदेश फुर्सतगंज में की गई। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये फुर्सतगंज में की गई है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, घरेलू हवाई अड्डा और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। आगे है, नगर विमानन मंत्रालय ने 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। ध्यान दीजिएगा कि नगर विमानन मंत्रालय ने 2020 में नगर विमानन मंत्रालय ने 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षात्मक साधन तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई। आगे है जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है और देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है आंतरिक जलमार्ग और दूसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, आंतरिक जलमार्ग। ठीक है, यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग जो है यह परिवहन नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा होता है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई केवल 1% की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। हल्दिया से इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। अब आगे है सामुद्रिक जलमार्ग। तो पढ़ते हैं सामुद्रिक जलमार्ग क्या है। तो देखिए, सामुद्रिक जलमार्ग भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है और यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली है। ठीक है, यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पतन है। भारत में जो है 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पतन है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग है कहाँ से कहाँ तक है और इसकी लंबाई कितनी है, ये है। तो देखिए NW1, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी VVI में नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर से देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है NW2, ये जो है सादिया से धुबरी पट्टी, याद रखिए सादिया से धुबरी पट्टी NW2 और लंबाई 891 किलोमीटर। आगे है NW3, तो NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, लंबाई 205 किलोमीटर। आगे है NW4, ये हो जाएगा काकीनाडा से मरकानम, इसकी लंबाई जो है 1095 किलोमीटर है। आगे है NW5, ये है आपको तलचर से धमरा, NW5 तलचर से धमरा हो जाएगा और इसकी जो लंबाई है 623 किलोमीटर। NW6 ये हो जाएगा लखीपुर से भंगा और इसकी जो लंबाई है 121 किलोमीटर प्रस्तावित है ये। फिर से याद करिए NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 सादिया से धुबरी पट्टी, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, NW4 काकीनाडा से मरकानम, NW5 तलचर से धमरा, NW6 लखीमपुर से भंगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 सादिया से धुबरी पट्टी, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, NW4 काकीनाडा से मरकानम, NW5 तलचर से धमरा, NW6 लखीमपुर से भंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है देश के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। सही बात है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो मुंबई में है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, ठीक है, याद रखिएगा कि बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है, केंद्र सरकार, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। आगे है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम है, ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है। और यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। ये कहाँ है, तो डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। आगे देखिए कांडला बंदरगाह, ये दीनदयाल पतन का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। कांडला बंदरगाह जो है दीनदयाल पतन का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है एंतोर कामराज बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। एंतोर बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है, याद रखिएगा। आगे है विशाखापट्टनम भूबद्ध बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भूबद्ध बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कि बताइए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे एन्नोर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। एन्नोर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। इसका निर्माण 1 फरवरी 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण जो है वो 1 फरवरी 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इसका पूर्ण परिचालन 2002 में प्रारंभ हुआ था। फिर से देखिए एन्नोर बंदरगाह की स्थापना चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह के
बंदरगाह के रूप में की गई है और इसका निर्माण 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इसका पूर्ण परिचालन जो है वो 2002 में प्रारंभ हुआ था। और इसका निर्माण थर्मल कोयले के संभालने के लिए किया गया था। इसका निर्माण किया गया था थर्मल कोयले को संभालने के लिए किया गया था। 2014 में बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया और इसी बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में कर दिया गया कामराज बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, नोट है कि कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सबसे पहला बंदरगाह है। अगर पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह है, तो वो हो जाएगा आपको कामराज बंदरगाह। कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तूतीकोरिन, कांडला एवं एन्नोर बंदरगाह का नया नाम जो है क्रमशः क्या है, तो वो है वीओ चिदम्बरम। तूतीकोरिन का हो गया वीओ चिदम्बरम, कांडला का हो गया दीनदयाल एवं एन्नोर बंदरगाह का हो गया कामराज। ये 3 नाम अलग अलग है। आगे है कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता जो है ये किस प्रकार का बंदरगाह है, तो नदीय प्रकार का बंदरगाह है कोलकाता। इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। कोलकाता जो है वो नदीय प्रकार का बंदरगाह है और इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। आगे है चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई पत्तन जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पूछेगा एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह बताइए कौन सा है, तो हो जाएगा आपको चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह की जो स्थापना की गई थी ये 1875 ईस्वी में की गई थी। आगे है सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच जो है 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। आगे है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कोच्चि केरल है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल है और यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह कौन कौन सा है। देखिए कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल और ये हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र, ये अरब सागर नदी, खाड़ी एवं समुद्र बोल रहा है कि कहाँ पड़ता है ये, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर हो जाएगा। फिर चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तमिलनाडु और नदी खाड़ी एवं समुद्र जो हो जाएगा इसका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। कोच्चि केरल हो जाएगा और ये अरब सागर हो जाएगा। कोच्चि हो जाएगा अरब सागर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और ये बंगाल की खाड़ी। पारदीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन तमिलनाडु ये भी बंगाल की खाड़ी। ये तीनों हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। देख लीजिए विशाखापट्टनम, पारदीप और तूतीकोरिन, ठीक है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारदीप उड़ीसा और तूतीकोरिन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम, पारदीप और तूतीकोरिन तीनों हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आगे है मार्मुगोआव, ये हो जाएगा गोवा और ये पड़ता है अरब सागर, ठीक है। मार्मुगोआव गोवा, ये हो जाएगा अरब सागर। कांडला गुजरात, ये हो जाएगा अरब सागर। न्यू मंगलुरु कर्नाटक, ये हो जाएगा अरब सागर और नोहा सोबा महाराष्ट्र, ये भी हो जाएगा अरब सागर। अब देखिए ये सारा अरब सागर में कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा मार्मुगोआव,
कांडला, बेंगलुरु और नोवासोवा ये सारा हो जाएगा अरब सागर में। मार्मुगांव गोवा हो जाएगा, कांडला गुजरात हो जाएगा, न्यू बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा और नोवासोवा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों कहाँ पड़ता है, ये हो जाएगा अरब सागर। आगे देखते हैं, आगे है एन्नौर, देख लीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड, एन्नौर है तो एन्नौर हो जाएगा आपको तमिलनाडु और ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। एन्नौर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये वही नाम है जिसका नाम चेंज हुआ था, 3 गो का वही सब है। आगे देखिए, मार्मुगांव एक प्राकृतिक पतन है। मार्मुगांव जो है एक प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। फिर से देखिए कि मार्मुगांव एक प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत को आने जाने इसमें मदद करता है। आगे देखिए, मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिएगा कि मुंद्रा बंदरगाह जो है ये भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। आगे है, विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी जो है 25 से 30% है। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी जो है 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि अलांग सोसिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। इसे कब शुरू किया गया था, तो फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। आगे है, दहेज जो है, दहेज गुजरात में देश का प्रथम बंदरगाह है। दहेज बंदरगाह जो है देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। ये भी पूछता है, नोट कर लीजिएगा, कौन सा बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है या किसी रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको दहेज। इसको नोट कर लीजिएगा, दहेज देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देख लीजिए, आगे है रोरो फेरी। एक सेकेंड, चलिए पढ़ते हैं क्या है रोरो फेरी। रोरो फेरी तो इसका पूरा नाम जो है, एक सेकेंड, इसका पूरा नाम है रोल ऑन रोल ऑफ फेरी। रोरो फेरी इसका पूरा नाम है रोल ऑन रोल ऑफ फेरी। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना है। रोल ऑन रोल का मतलब होता है किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना होता है। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप होती है, जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को भी लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य है कि इन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को कम करना होता है। ठीक है, रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में ही व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में ही व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देते हैं। आगे है, भारत का पहला रोरो फेरी सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई। भारत का पहला रोरो फेरी जो सेवा जो है ये गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई और इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते यह दूरी मात्र 32 किलोमीटर ही रह जाती है। इसी कारण सड़क यात्रा से लगने वाला 7 से 8 घंटे की दूरी जो है, सड़क यात्रा से लगने वाले 7 से 8 घंटे की दूरी रोरो फेरी के माध्यम से मात्र 1 घंटा में तब्दील हो जाता है। यही है रोरो फेरी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।